पार्ट 43 अबाइड विथ मी। मेरी इच्छा एक डॉक्टर बनने की है, पापा के समान। फिर मुझे भी पूरा अफ्रीका घूमना है। क्षण भर के लिए ग्लोरिया रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डैड अबाउट हिज कंपैशन टूवर्ड्स पुअर एंड नीडी। मुझे अपने पिता पर गर्व है, गरीबों और अनाथों के प्रति उनकी करुणा देखकर। अंकल जेम्स, आपके सपने क्या हैं? उसने मुड़कर जेम्स की ओर देखा। बहुत दिनों पश्चात सब एक साथ शनिवार शाम को इवनिंग टी के लिए कैंटीन के बाहर पेड़ के नीचे बिछे बेंच पर बैठे हुए हैं। मुझे ग्लोरिया, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, जेम्स ने बचना चाहा। मैं जानती हूँ, यहाँ अच्छे से नौकरी करने के बाद अच्छा पैसा कमाकर अपने देश जाकर एक भारतीय सुंदरी से विवाह करके, ग्लोरिया कहती ही जा रही थी। अरे छोड़ो ग्लोरिया, जेम्स थोड़ा थोड़ा शर्माने लगा था। सिडोनियो के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब एक नई मित्र की आवश्यकता है। फासिला की बात सुनकर बस हंसने लगे सब। सिडोनियो मुंह छुपाकर मुर्गी के जैसे आवाज निकालकर हंसने लगा। अब फासिला की बारी है। मेरी इच्छाएं? हाँ है, एक सपना है। मुझे एक हाई पावर इंजन वाला नाव चाहिए। उसे लेकर, फासिला तुम पागल हो? जमीन पर खड़े रहने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। फिर यह हाई पावर नाव लेकर बोन्स नदी में सवारी कैसे करोगी? मुझे मालूम है तुम्हें नाव क्यों चाहिए, सिडोनियो ने फासिला की बात काटते हुए कहा। हाँ सिडोनियो, मैंने तुम्हें बताया है ना, मुझे इनियागोमा और मिकावोड़ी जाना है। उसे हिस्से में दरियाई घोड़ा और घड़ियाल अधिक होने के कारण अक्सर नाव वाले वहां जाने से बचते हैं। उन गांव वासियों के विषय में सोचने पर हृदय फट जाता है। वे सबसे अधिक अवहेलना के शिकार हैं। मैं निश्चय ही नाव खरीदूंगी, यह मेरा सपना है। मैंने पिताजी से कहा है। नदी के ऊपर की ओर देखकर फासिला ने आह भरी। उसके पिता चाहें तो नाव क्या चीज है, जहाज भी खरीद सकते हैं। मैंने कहा है ना सीनियोर, वह बहुत धनी है। सिडोनियो ने जेम्स की ओर झुककर उसके कानों में फुसफुसाया। फासिला अस्त होते सूरज और उसके चारों ओर की लालिमा को देखकर अपने विचारों में खोई हुई है। सूरज की लाल किरणों में बोन्स नदी के गालों में भी लालिमा फैला दी है। छोटे छोटे नाव तट की ओर बढ़ रहे हैं। पेड़ों पर लटके चमगादड़ अपनी रात्रि यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मछुआरे भोर होने पर मछली पकड़ने के लिए निकलने पर हैं। ग्लोरिया, तुम गिटार बजाकर एक गीत गाओ, सबको मौन देखकर जेम्स ने कहा। ठीक है, फासिला का पसंदीदा गीत ही गाते हैं। वह हिट गाना कैसे हो गया है? जेम्स ने फासिला की ओर देखा। सीनियोर, मैं कुछ संकेत देती हूँ, फिर आप यह कह सकते हैं कि कौन सा गीत है। वह आपके राष्ट्रीय हीरो महात्मा गांधी जी का पसंदीदा गीत है। फासिला ने नदी पर से अपने नजरें हटाकर जेम्स की ओर देखा। जेम्स चौंका। तुम कैसे जानती हो? वह तो रघुपति राघव है ना? अरे नहीं, जनगण मन नहीं, एक संकेत देती हूँ। उनके आश्रम में ध्यान के समय आज भी यह गीत गाया जाता है। जेम्स आश्चर्यचकित था। नहीं समझ में आया। एक संकेत और देती हूँ। आप लोगों के गणतंत्र दिवस का परेड इस मसीह गीत का साथ ही समाप्त होता है। जेम्स सामान्य हुआ। फासिला, मुझे समझ में आ गया। अबाइड विथ मी। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के रायसीना हिल्स और विजय चौक की वह शाम। इस गीत को गाकर गणतंत्र दिवस के उत्सव के अंतिम दौर में बीडिंग द रिट्रीट के लिए भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति और परम अधिकारी राष्ट्रपति महोदय से सेनाओं की वापसी की अनुमति ली जाती है।
सशस्त्र सेनाओं के सैकड़ों सैनिकों के बैंड द्वारा प्रायोजित वह संगीत संध्या कार्यक्रम के अंतिम दौर पर परिवेश में इसी गीत की धुन गूंज उठती है। अबाइड विथ मी फर्स्ट फॉल्स द इवन टाइड। विजय चौक से गूंजने वाला वह गीत रायसीना हिल्स तक जाकर उन वादियों में कहीं खो जाता है, किंतु मुझे अब पता चल रहा है कि यह गांधी जी का पसंदीदा गीत था और यह एक शाम का गीत है। फासिला, तुम्हें यह गीत क्यों पसंद है? मैं बताती हूँ। इससे पहले ग्लोरिया, तुम गीत गाओ। इस सांझ के समय उस गीत की भावनाएं बहुत सुहावनी लगेंगी। फासिला ने ग्लोरिया की ओर देखा। ग्लोरिया की लंबी पतली उंगलियां उस गुलाब की लकड़ी से बनी स्पेनिश गिटार के तारों पर नाचने लगी। रह मेरे पास शाम होती जाती है, खुदावंद रात चली आती है, सब मुझको छोड़े, दिल भी हो उदास, बेकस के हामी रह तू मेरे पास। जीवन अस्त हो चला है, सागर का आनंद बीत चला है, महिमा महिंद हो चली है, चारों ओर मैं बदलाव और विनाश देखता हूँ, कभी ना बदलने वाले हे मेरे प्रभु रह मेरे साथ। आशीष के रूप में तू साथ है, मेरे शत्रु से मैं न डरूंगा, न रोग न बीमारी, आंसुओं का भी कोई स्थान नहीं है। मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे अधलोक तेरी जय कहाँ है। हे मेरे प्रभु, यदि तू मेरे साथ है तो विजय मेरा ही है, रह मेरे साथ। बंद होती मेरी आंखों के सामने तेरा क्रूस ऊंचा है, भयानक अंधकार में तेरा दिव्य प्रकाश मुझे ऊंचाइयों की ओर ले चले। दूर कहीं पौ फट रही है, अंधेरा बीता जाता है, मृत्यु और जीवन में हे स्वामी रह मेरे साथ, सदा रह मेरे साथ। बोन्स नदी की ओर से आने वाली ठंडी हवा के साथ साथ गिटार से निकलती मधुर ध्वनि भी बहने लगी। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी शांत हो गए, पत्तियां हवा में मंद मंद झूमने लगीं। उस पेड़ के नीचे एक अलौकिक शांति फैल गई थी। दूर गांव में शाम के दिए जल चुके थे। ग्लोरिया ने गीत समाप्त किया, गिटार नीचे रखा। बताओ फासिला, तुम यह गीत क्यों पसंद करती हो? जेम्स ने फासिला को बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस गीत को ईश्वरीय बनाने वाला उसका रचयिता हेनरी फ्रांसिस लेट नामक ईश्वरीय पुरुष का जीवन है। बेंच में सीधे बैठते हुए फासिला ने अपनी बात जारी रखा। 1800 के आसपास स्कॉटलैंड के एडनाम नामक गांव में कैप्टन थॉमस लेट और अन्ना मरिया के दूसरे संतान के रूप में हेनरी का जन्म हुआ था। आयरलैंड के विरोधियों ने जब ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण प्रारंभ किया तो उसे कुचलने के लिए कैप्टन थॉमस लेट को नियुक्त किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी गए। बचपन से ही हेनरी अपनी माँ का दुलारा था। उन्होंने उसे बाइबल की कहानियां बताकर और अपने पास घुटनों पर प्रार्थना कराकर तथा परमेश्वर के प्रेम के विषय में सिखाकर पाला था। कैप्टन थॉमस ने अपने दोनों बड़े पुत्रों को पोर्टोर रॉयल स्कूल में भर्ती कराया। इस प्रकार हेनरी और उनके बड़े भाई हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। अधिक समय नहीं बीता था जब अपने परिवार को तजकर कैप्टन थॉमस जर्सी चले गए। उसके पश्चात इंग्लैंड की यात्रा के दौरान माँ और सबसे छोटा बच्चे की मृत्यु हो गई। बड़ा भाई विद्यालय से अदृश्य हो गया। उसके विषय में फिर कभी कोई समाचार नहीं मिला। 9 साल की उम्र में हेनरी अनाथ बेसहारा हो गया। ऊपर आसमान नीचे भूमि, सहायता करने के लिए कोई नहीं। पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। उसका मासूम बचपन अनिश्चितता की लहरों पर थपेड़े खाने लगा था। हेनरी फ्रांसिस लेट नामक वह अनाथ बालक असहाय होकर पोर्टरो रॉयल स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर सिसकने लगा। जेम्स ने फासिला की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसने अपने सिर को झुका लिया। अपना हैंडबैग खोलकर उसने धीरे से रुमाल निकाला और आंखें पोंछी। आई एम सॉरी, मैं कुछ भावना में बह गई थी, फासिला ने अपनी कहानी जारी रखा। पोट्रा स्कूल के प्रधान पाठक डॉक्टर बोरोस एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति था। हेनरी को देखकर उन्हें दया आई। वे उसे अपने घर ले गए और अपने बच्चों के साथ उसे पाला। उसकी शिक्षा दीक्षा का उन्होंने खर्चा उठाया। छात्रवृत्ति के साथ उसने अपनी पढ़ाई समाप्त की। उसे एक चिकित्सक बनने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराना चाहा, किंतु परमेश्वर की सेवा करने की बुलाहट लेट की अंतरात्मा में गूंजने लगी। उसने परमेश्वर का वचन सीखने और एक सुसमाचारक बनने के लिए स्वयं को समर्पित किया। धर्मशास्त्र के विद्यालय में वह भर्ती हुए और शिक्षा प्राप्त किया। 6 फीट की ऊंचाई और काले घुंघराले बाल वाले लेइट बहुत ही सुंदर नवयुवक थे। उसने 3 वर्षों तक चार्ल्स सेलर पुरस्कार प्राप्त किया था तथा अंतिम परीक्षा में छात्रवृत्ति के साथ पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने उपाधि लेकर वह बाहर आए। 1815 में पादरी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। जहाँ जहाँ उन्होंने सेवा की वहाँ वहाँ लोगों ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। लेट अपनी कलीसिया के कार्यों में कठोर परिश्रम किया करते थे। कुछ वर्षों के भीतर उन्हें फेफड़ों में तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे यह बीमारी घातक हो गई और उन्हें परेशान करने लगी। चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दिया कि वे ऐसे जगह में जाकर रहें जहां ठंड कम हो। इस सलाह को मानते हुए वे कुछ समय फ्रांस और इटली जाकर रहे। बीमारी से निजात पाकर वापस आकर उन्होंने मैरी मैकवेल से विवाह किया। मैरी अपने पति के लिए अच्छी साथी साबित हुई। सेवकाई में पति की सहायता करना और पति के साथ मिलकर गरीबों और बीमारों की आवश्यक सहायता करना उनके प्रति प्रिय कार्य थे। कठिन परिश्रम के कारण लेट का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया। दमा की बीमारी उनके फेफड़ों को गलाने लगी थी। अपने शरीर से अत्यधिक कमजोर होने पर भी उन्होंने इंग्लैंड के उत्तरी तट पर बसे ब्रिक्सहम नामक मछुआरों के छोटे से गांव में अपनी कलीसिया के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया। मछली पकड़ने के लिए जाने से पहले प्रार्थना करके वह उन्हें भेजते। मछली पकड़ने के पश्चात जब वे वापस सुरक्षित पहुंचते तो प्रार्थना के साथ उनका स्वागत करने के लिए भी वहां होते। लेट पूरी तरह कमजोर हो गए। सब कुछ भूलकर परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना उन्हें बहुत अधिक थका दिया था। लेट को समझ में आ गया कि अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं। एक शाम प्रार्थना करने के लिए उन्होंने अपना बाइबल खोला। खिड़की से भीतर हवा आती बाइबल के पन्ने अपने आप पलटाने लगी। उनका सबसे पसंदीदा भाग सामने था, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय और 29 वचन पद। एविड विथ अस फॉर इट इज टू वर्ड इवनिंग। हमारे साथ रह, सांझ ढली जाती है। उस सांझ की निशब्दता में लेट ने बार बार उस पद को पढ़ा। उसके हृदय में ईश्वरीय शांति भर गई। उस सांझ सूर्यास्त को देखते हुए वह ब्रिक्सहम समुद्र तट पर टहलने लगे। उसे लगा कि यीशु की उपस्थिति में उसके सारे दुख, बीमारी, बोझ सब कुछ दूर हो रहे हैं। अपने मन में उन्होंने जो शांति का अनुभव किया था उसे वह कागज पर इन पंक्तियों में उकेरने लगे। एविड विथ मी फर्स्ट फॉल्स द इवनटाइड। यह गीत जो उनके अनेक वर्षों से कईयों के लिए शांति और आनंद का कारण बना हुआ है। रह मेरे पास शाम होती जाती है। यह गीत को लिखने के पश्चात लेट 1847 के सितंबर माह में फ्रांस के नाइस जा रहे थे। यात्रा के मध्य में उन्होंने उस गीत का अंतिम हस्तलेख अवनिगमन से अपनी पत्नी को भेजा।
मानो मन में कोई कह रहा हो तुम अब वापस इंग्लैंड नहीं आ पाओगे। वह नाइस पहुंचे। उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी। 1847 नवंबर माह में हेनरी फ्रांसिस लेड अंधकार को पार करके ज्योति की देश की यात्रा पर निकल पड़ा। आज भी ब्रिक्सहैम के उस प्राचीन कैनोन लेड चैपल में हर रात 8 बजे मछली पकड़ने जाने से पूर्व घंटी बजाने पर वे आशा भरे इस गीत को गाते हैं, एविड विथ मी। ब्रिटिश राजघराने का यह सबसे पसंदीदा गीत 5 महाद्वीपों में 3 सदियों से गाया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों मसीह परिवारों की सांझ की प्रार्थना में भी संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के गणतंत्र दिवस की बीटिंग द रिट्रीट में इंग्लैंड के FA कप फुटबॉल फाइनल में महात्मा गांधी जी की दैनिक प्रार्थनाओं में उस साहसी मसीह युवती के अंधेरों पर जो नाजी फायरिंग क्वाउड की ग्लोरिया के सामने निडर खड़ी थी, उन शहीदों के होठों पर जो जर्मन टॉर्पीडो के आघात से डूबते RMS स्टेला नामक युद्धपोत के ब्रिज पर से अपने राज्य के लिए वीरगति प्राप्त कर रहे थे। एक आशा से भरपूर गीत, एविड विथ मी, फर्स्ट फॉल द इवेंट एड, रह मेरे साथ शाम होती जाती है। सीनियर, मुझे लगता है कि इतने कारण पर्याप्त हैं कि मैं क्यों यह गीत पसंद करती हूँ। आंसू भरी आंखों से फासिला ने जेम्स की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फासिला को जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। उस भावपूर्ण गीत की पंक्तियां, उसकी मीठी धुन, ताल, जेम्स को लगा कि यह गीत हृदय में कहीं गहरे उतर गई है। अंधेरा फैल चुका था। वह भी गुनगुनाने लगा, रह मेरे पास शाम होती जाती है। पाठ 44, माँ का प्यार। फोन का रिसीवर हाथ में थामे जेम्स को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। टॉमी को तुम कुछ मत छुपाओ, मुझे बताओ क्या बात है। यह सोचकर मत छुपाओ कि मुझे दुख होगा, जेम्स ने पुनः पूछा। नहीं जेम्स, माँ को कुछ नहीं हुआ है, किंतु कुछ गंभीर है। एक हल्का हृदयघात हुआ था, रक्तचाप थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए ICU में भर्ती किए हैं। हाँ, आ जाते तो अच्छा होता। माँ बीच बीच में आपको याद कर रही थी। कुछ न छिपाते हुए टॉमी ने कहा, ठीक है, मैं जल्द आने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही टिकट मिलेगा मैं खबर दूंगा। उसने फोन रख दिया। जानकारी मिलने पर डॉक्टर कार्लोस ने जेम्स को 1 महीने की छुट्टी मंजूर कर दी। सिडोनिया का एक मित्र ट्रैवल एजेंसी चलाता है। उन्होंने निश्चय दिलाया कि वे 2 दिन के भीतर टिकट का प्रबंध कर देंगे। फासिला डोका सेका तक गई हुई है। अब तक वह वापस नहीं आई है। वार्डों की सारी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी है। उसके आने का समय हो चुका है। काश कि वह वापस आ जाती। अगले ही दिन फासिला आ पहुंची। वह बहुत खुश है। डोका सेका में उसका अच्छा स्वागत हुआ। कॉलरा की बीमारी से ठीक होकर जाने वालों में से कुछ लोग उसी गांव के थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ फासिला का स्वागत किया। उसने उन्हें यीशु का सुसमाचार दिया और कुछ अंतिम धर्मावलंबी परिवार आनंद पूर्वक प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने उससे वायदा लिया कि वह लिकुनुमा के समान उनके पास भी सप्ताह में 1 बार प्रार्थना के लिए शामिल होगी। सीनियर, जितना जल्दी हो सके आप चले जाओ। माँ को कुछ नहीं होगा, किंतु वह आपको देखने के लिए बहुत व्याप्त होंगी। माँ का प्यार मापी नहीं जा सकती। बीमारी के बारे में जानकर फासिला दुखी हुई। लिकुनुमा और डोका सेका के नए कार्यक्रम और वार्ड के अन्य बीमारों की जिम्मेदारी और शेष जिम्मेदारियों को तुम कैसे अकेले संभालोगी? जेम्स ने पूछा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है फासिला, सिडोनिया ने कहा है कि कल टिकट मिल जाएगा। कल शाम के विमान से मैं मापुटो जाऊंगा। परसों वहां से भारत के लिए रवाना होऊंगा। हाँ, और एक बात, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। चेहरा पीला पड़ गया है। तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा। प्लीज मेरी बात समझो। कम से कम 1 सप्ताह, जेम्स ने प्रेम पूर्वक उसे मनाया।
ठीक है सेनियोर, वह मुस्कुराई। जेम्स को अच्छी तरह पता था कि 1 सप्ताह तो क्या, वह 1 घंटे भी आराम नहीं करने वाली है। टिकट मिल गया। पहनने के कपड़ों के अलावा ले जाने के लिए और कुछ नहीं है। सीनियर, यह आपकी माँ के लिए एक छोटा सा उपहार है। एक छोटा सा पैकेट जेम्स की ओर बढ़ाते हुए फासिला ने कहा। फासिला, यह क्या है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? यह एक चादर और तकिए का कवर है। मैंने इस पर कढ़ाई किया है। पिछली बार जब आप घर गए तब मुझे यह देना था, किंतु मैं सही समय पर नहीं पहुंच सकी थी। बाद में मैं यह सब बात भूल गई थी। सिडोनियो के द्वारा जेम्स को पहले से पता था कि वह बहुत सुंदर रीति से कढ़ाई और कैनवास पेंटिंग करती है। जेम्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने काम में कोताही बरतते बिना वह सुसमाचारीकरण, गरीबों के बीच में कार्य और जागृति फैलाने आदि में इतनी व्यस्त रहती है, फिर भी औपचारिकता निभाना नहीं भूलती। उसके दुबले पतले हाथों से उस पैकेट को लेते समय जेम्स ने सोचा कि यह एक अद्भुत लड़की है। यद्यपि साधारण लोगों के लिए उसे समझ पाना कठिन है, किंतु यह पहली बहुत सुंदर है। यथा समय आगे की फ्लाइट मिलने के कारण जेम्स दूसरे दिन ही अपने गांव पहुंच गए। विमानतल पर ही टॉमी से यह जानकर उसे तसल्ली हुई कि माँ अब ठीक है और आईसीयू के कमरे से स्थानांतरित कर दिया गया है। मेरे लाल, मैं तो सोच रही थी कि क्या तुमको अब कभी देख पाऊंगी कि नहीं। जेम्स के हाथों को जोर से खींचते हुए माँ सिसकने लगी। जेम्स इस सच्चाई को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था कि जिस माँ ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना खून पसीना एक कर दिया था, वह इस प्रकार कमजोर हो चुकी है। जेम्स के मन में बचपन के वे सारे दृश्य एक एक कर उमड़ने लगे, जब वह माँ की उंगली थामे कंधे पर बैग लटकाए पढ़ने जाया करता था। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं, जब वह बाढ़ के समय किसी को बिना बताए नाले में नहाने चला जाता था और पता चलने पर माँ ने अमृत के पेड़ से छड़ी तोड़कर उसकी पिटाई की थी। फिर मार के निशान पर उन्होंने स्वयं तेल लगाकर मालिश भी किया था। एक बार जब वह आंगन में लगे आम के पेड़ से गिर गया था, तब कैसे वह छाती पीटती हुई दौड़ कर आई थी। वह स्वयं फटे कपड़े पहन रही थी और उसे अच्छे वस्त्र पहनाकर पढ़ने भेजती थी। उसे और बहन को अच्छा भोजन खिलाती थी और स्वयं बचा कुचा खाकर पेट भर लेती थी और कहती थी कि इसी में ज्यादा पौष्टिक तत्व है, और बच्चों को तृप्त होते देखकर खुश होती थी। जब वह अच्छे नंबरों से पास होता था तो यह कहकर उसका माथा चूम लेती थी कि उसे पिताजी की बुद्धि मिली है। पेंथिकुस विश्वास ग्रहण करने के कारण जब पिताजी ने गाल पर तमाचा मारकर उसे घर से निकालने के लिए कहा था, तब माँ ही ने यह कहकर पिताजी को रोकने का प्रयास किया था कि ऐसा मत कीजिए, वह तो हमारा प्यारा बेटा है। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं और वह काफी देर तक माँ के सफेद हो रहे बालों में उंगलियां फेरते हुए रोता रहा। फासिला का उपहार उन्हें काफी पसंद आया था। कई दिनों में उन्हें अफ्रीका का हाल चाल, वहाँ की महामारी आदि के विषय में विस्तार से बताता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।